गुड आफ्टरनून। मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं धर्मेंद्र कुमार राय और तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, क्योंकि जब तक आवाज़ मेरी नहीं पहुंचेगी तब तक तो लेक्चर का कोई मतलब है नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है या नहीं। उससे पहले हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया ही है कि यहाँ पर मैंने हेडिंग जरूर डाली हुई है। ये थंबनेल में आपको जरूर दिख रहा होगा कि अमेंडमेंट बताने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में हमने कल आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि कुछ शेड्यूल हमने अलग अलग क्लासेस के जरूर डाले हैं, लेकिन प्रैक्टिस में आपको ऑब्जेक्टिव की ही कराने वाला हूँ इधर लगातार। तो अगर मैं वैसा करता तो कहीं ना कहीं क्रम टूटता, इसलिए हमने वो अमेंडमेंट का क्लास जो है बाद में रखना है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यही रहने देते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराते हैं, क्योंकि जस्ट आने वाली परीक्षाओं में आपका सीबीआई एपीओ की परीक्षा है, उत्तराखंड एपीओ की परीक्षा है, आने वाले समय में बहुत सारी परीक्षाएं पड़ेंगी जिसके लिए इसको जरूरत पड़ेगी आपको। तो थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि गाइड करने वालों की संख्या कम नहीं है इस देश में, सब लोग गाइड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ज़रूरत ये है कि एक सही मेंटर की ज़रूरत होती है हमारे करियर को बेहतर बनाने के लिए, हमारे लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो जब एक बेहतर मेंटर और एक बेस्ट मेंटर, एक ईमानदार और एक कॉम्पिटेंट मेंटर की ज़रूरत होती है, तो वो या ऐसे मेंटर की कमी बहुत है। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको अनुभवी और योग्य व्यक्तियों द्वारा आपको गाइडेंस दिया जाता है, और जिसकी वजह से जो भीड़ है प्रिपरेशन करने वालों की, उस भीड़ से आप अपने आप को अलग पाते हैं और आपकी प्रिपरेशन का लेवल भी अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सही मार्गदर्शन और आपकी मेहनत की वजह से जो है वो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। अनअकैडमी ज्वाइन कैसे करें, क्या है उसमें? अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए आपको करना ये होता है कि अनअकैडमी के जो आप अपनी मोबाइल पर प्ले स्टोर में जाएंगे तो अनअकैडमी के ऐप होते हैं। अनअकैडमी के ऐप में दो प्रकार के ऐप होते हैं, एक लर्निंग ऐप होगा और एक एजुकेटर ऐप होगा। तो आपको एजुकेटर ऐप तो डाउनलोड करना नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाने वालों के लिए होता है। लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, और लर्निंग ऐप डाउनलोड जब आप करेंगे तो उसमें आप जुडिशियरी या पीसीएस जे गोल होता है ना, गोल को डिसाइड करेंगे, फिर आप जा सकते हैं अनअकैडमी के लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, एसआई हो गया, बहुत सारी चीज़ों के कोर्स चला जाते हैं। तो आपको गोल अपना डिसाइड करना होगा पीसीएस जे। तो जब आप पीसीएस जे डिसाइड करेंगे फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको खुलती जाएगी। दो तरीके की क्लासेस होंगी अनअकैडमी, एक स्पेशल और एक प्लस। यानी प्लस क्लासेस वो होंगी जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। जब तक आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे तब तक आप प्लस क्लासेस का लाभ नहीं ले पाएंगे। स्पेशल क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जिनके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इस कोर्स का लाभ, इस बैच का लाभ, लेक्चर का लाभ आप बिना सब्सक्रिप्शन लिए भी ले सकते हैं, यानी ये सबके लिए उपलब्ध होता है। कुछ कॉमन फीचर्स हैं। वो कॉमन फीचर्स क्या हैं? इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, लर्नर्स के साथ पोल होते रहते हैं। आपको अगर कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आपकी क्लास के लिए आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर जाएगा, जिससे आपकी क्लास नहीं मिस होगी। लेक्चर के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं और कभी भी कहीं भी बैठ के प्रिपरेशन कर पाते हैं। अनामिका, गुड आफ्टरनून। प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या फायदे हैं? प्लस सब्सक्रिप्शन के फायदे ये हैं कि इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर हैं, जो क्वालिफाइड एजुकेटर हैं, जो योग्य व्यक्ति हैं, ऐसे द्वारा आपको मेंटरशिप मिलती है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट होता रहेगा, क्विज होगा, कोर्सेज जो हैं स्ट्रक्चर फॉर्म में उपलब्ध होंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मटेरियल मिल जाएगा। सब कुछ है यहाँ पर इस प्लस प्लेटफॉर्म पर। निशी, नमस्ते। निशी, कितना नाम है तुम्हारा? निशी नाकवी। एक चीज और जान लेते हैं। ये देखिए, एब्सोल्यूट लॉ 1.0 के नाम से एक बैच शुरू हुआ है, और वो कब से शुरू हुआ है? 1 सितंबर से शुरू है। तो बहुत आपका छूटा नहीं है, और जो छूटे भी हैं उसके रिकॉर्डेड लेक्चर आपको उपलब्ध हो जाएंगे।
1 ईयर का कोर्स है, सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाएंगे। सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाएंगे जो कि आपके पीसीएसजे और एपीओ की परीक्षाओं के लिए जरूरी है। पढ़ाएगा कौन? आपको देख रहे होंगे, आनंद मिश्रा सर, हर्ष बिहारी श्रीवास्तव सर और मैं, ये तीनों लोग मिलकर इस पूरे बैच को चला रहे हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? तो ये शुरू के 6 महीनों में ये सारे सब्जेक्ट होंगे, और उसके बाद आपको बचे हुए सब्जेक्ट होंगे, सब कुछ होगा। लोकल लॉ सब कुछ है। लोकल लॉ में यूपी का लोकल लॉ मैं पढ़ाऊंगा और बाकी के लोकल लॉ जो है वो आनंद मिश्रा सर पढ़ाएंगे। ये एजुकेटर हैं, उनके बारे में ये डिटेल है, आप देख सकते हैं कि कौन कितना क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस है। आप सब लोग वेल क्वालिफाइड हैं और अच्छा खासा पढ़ाने का अनुभव भी है। अच्छा, हाँ, ये देखिए थोड़ा सा स्पेशल ऑफर है, उसका भी लाभ आप ले सकते हैं। अगर 12 मंथ का, चाहे 18 मंथ का, चाहे अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया जाए तो 1, 2 और 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन इस समय फ्री में मिल रहा है। मतलब ये बोनस है, और है कब तक? ये 9 सितंबर तक है। 9 सितंबर तक ये ऑफर उपलब्ध रहेगा, उसके बाद ये ऑफर बंद हो जाएगा। ये देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। आप 24 महीने, 18 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने और 1 महीनों का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। कोई भी प्लान आप चुन सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, और कोई भी प्लान लेंगे तो आप इंस्टॉलमेंट में भी फी पेमेंट कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में भी फी पेमेंट कर सकते हैं, और जो फी स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें अगर आप छूट चाहते हैं तो 10% की छूट हो जाएगी उसमें। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा कि ये जो रेफरल कोड मांगेगा ना आपसे शुरुआत में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, जब आप सोचेंगे तब, तो उसके लिए आपको राय लाइव इस रेफरल कोड का प्रयोग करना पड़ेगा। राय लाइव अगर आप यूज करते हैं रेफरल कोड तो आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा फीस में टोटल। ये अनअकैडमी जुडिशियरी का यूट्यूब चैनल है, इसको आप ज्वाइन किए ही हैं। एक टेलीग्राम चैनल भी है, UA जुडिशियरी धर्मेंद्र। ठीक, तो जब आप इसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो लॉ से संबंधित बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस पर मिलती रहेगी। रंजना, गुड आफ्टरनून। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग धीरे धीरे। ये है आपका पहला क्वेश्चन, इसको करिए। अंडर सीआरपीसी द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल कमेंस, यानी लिमिटेशन पीरियड की शुरुआत किस डेट से होती है, ये बताना है आपको। बताइए कमेंट बॉक्स में। कमेंट में इसके ऑप्शन बताइए भाई। वीडियो शो नहीं हो रहा, ऐसा है? नहीं, बगल में मैं भी मोबाइल रख के चला रहा हूं तो उसमें शो हो रहा है बेटा। नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, जरूर नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जनता जनार्दन कम दिख रही है मुझे। तो इसका आंसर रंजना बताइए, जिनके अनामिका, ज्योति, जिन लोगों को भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो बताएं। इसका सही आंसर जो होगा ऑन द डेट ऑफ ऑफेंस, माने ऑफेंस किए जाने की डेट से ही लिमिटेशन पीरियड की शुरुआत हो जाती है। और ये बात बताई कहाँ गई? ये बात बताया गया है सीआरपीसी के सेक्शन
369 में, सीआरपीसी के सेक्शन 369 में बताया गया है कि जो कमेंस कब होता है, लिमिटेशन पीरियड की शुरुआत कब से होती है। तो अगला क्वेश्चन ले लीजिए, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। Under 315 of CRPC, an accused cannot be a witness. An accused can be compelled to give his own evidence generally. An accused can be called as a witness only on his own request in writing. अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। हाँ, सेक्शन 315 जो सीआरपीसी का है उसमें बताया गया है कि कोई भी पर्सन जब खुद रिक्वेस्ट करेगा तो एज ए विटनेस उसको बुलाया जा सकता है। नहीं बेटा रितु, ये सही कैसे होगा? नहीं, ये सही नहीं है। एन एक्यूज्ड कैन नॉट बी विटनेस, गलत है। ये विटनेस हो सकता है। एन एक्यूज्ड कैन बी कंपेल्ड, नहीं, कंपेल नहीं किया जा सकता। वो तभी वो विटनेस है जब वो खुद कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि हम एज ए विटनेस जो है विटनेस अपने अगेंस्ट जो एविडेंस प्रतीत होता है उसको मैं उसके अगेंस्ट एविडेंस देना चाहता हूं। ऐसा करिए ना, ऐसा करिए निशी, एक बार बाहर जाइए और फिर से आइए तो वो ज्यादा सही रहेगा, तब आएगा। क्योंकि मैं बगल में मोबाइल रख के देख रहा हूं तो बिल्कुल ठीक चल रही चीज, क्योंकि आपके कमेंट तो मैं मोबाइल में ही देखता हूं ना, लैपटॉप पे तो मुझे दिखाई देता नहीं। एक बार बाहर जाइए और फिर से उसको ज्वाइन करिए। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 357 एन ऑर्डर ऑफ कंपनसेशन कैन बी पास्ड बाय द, क्या 357 के अंतर्गत कंपनसेशन का ऑर्डर किसके द्वारा दिया जाता है? हाँ देखिए, आवाज नहीं लगा। हाँ, रितु के पास नेटवर्क एकदम सही है, तत्काल आंसर दे रहे हैं। तो सेक्शन 357 जो है कंपनसेशन देने की बात करता है। देगा कौन? नहीं बेटा रितु, ए ट्रायल कोर्ट भी दे सकता है और अपीलेट कोर्ट भी दे सकता है। तो आपने सही आंसर बताया था, ए और बी दोनों सही है। ट्रायल कोर्ट भी दे सकता है और अपीलेट कोर्ट भी दे सकता है। ठीक है, तो ये और होता क्या है कि जब कोर्ट को ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन के लिए जिसको पनिशमेंट मिला और उसका एक पार्ट कंपनसेशन भी है, तो उस कंपनसेशन अरे कंपनसेशन जो फाइन है तो उस फाइन को कंपनसेट करने में दिया जा सकता है। यही है 357। ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन हुए होंगे मुश्किल से। ये देखिए, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन एक्यूज्ड कैन बी रिमांडेड इन पुलिस कस्टडी। बताइए तो इसको, किसी पर्सन को मैक्सिमम पुलिस कस्टडी में कितने दिनों के लिए दिया जा सकता है? कितने दिनों के लिए मैक्सिमम हो सकता है? ठीक ठीक, हाँ, तो ये 15 डेज के लिए हो सकता है मैक्सिमम। यहां क्योंकि पूछ क्या रहा है, पुलिस कस्टडी की बात, तो पुलिस कस्टडी जो है मैक्सिमम 15 डेज हो सकती है। 14 डेज नहीं है नामिका, 15 डेज होगी, है ना। तो मैक्सिमम 15 डेज होती है फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट। अच्छा, ये तो ध्यान में। और ये समझिए कि ये धर्मपाल वर्सेस
दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में ये बताया गया था कि केवल फर्स्ट 15 डेज ही केवल पुलिस कस्टडी हो सकती है, उसके बाद केवल और केवल जुडिशियल कस्टडी ही होगी, है ना। तो वो फर्स्ट 15 डेज ही, अब फर्स्ट 15 डेज में चाहे पुलिस जितना दिन के लिए ले कस्टडी, लेकिन फर्स्ट 15 डेज के बाद तो वो ले ही नहीं सकती, वो केवल जुडिशियल कस्टडी है उसके बाद। अगला क्वेश्चन, ये है आपका अगला क्वेश्चन। सेक्शन 25A was inserted in CRPC by which of the following amendment act, यानी धारा 25A किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है सीआरपीसी? बताइए बताइए जल्दी, रितु बता दी हैं। और लोग भी बता, निशी, अनामिका, रंजना, सबका आंसर सेम है, सबको पता ही है। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी है, यानी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो ये होगा इसका सही आंसर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि पावर ऑफ द कोर्ट टू कन्वर्ट समन केस इनटू वारंट केसेस इज प्रोवाइडेड अंडर, माने समन केस को वारंट केस में बदलने की शक्ति न्यायालय के पास किस धारा के अंतर्गत है? समन केस को वारंट केस में बदलना किस धारा के अंतर्गत है ये शक्ति? बताइए बताइए जल्दी। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी है, जो कि आप लोग सही बता रहे हैं, सेक्शन 259 है। समन ट्रायल है ना, यहाँ समन ट्रायल कहां से कहां तक है? 251 से लेके 259 तक। तो समन ट्रायल में क्या होता है? समन केस का ट्रायल होता है। 259 ये बात कहती है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो मामला जिसका समन ट्रायल हो रहा है वो मामला 6 मंथ के इम्प्रिजनमेंट से अधिक से पनिशेबल है, ठीक है, 6 मंथ के इम्प्रिजनमेंट से अधिक से पनिशेबल है, और उसमें इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस माने न्याय हित के लिए उसका ट्रायल वारंट मामलों की तरह किया जाना चाहिए, तो वो वारंट मामलों की तरह उसका ट्रायल कर सकता है। 259 में है ये। अगला अगला क्वेश्चन है ये आपका offenses not covered under section 320 of the code of criminal procedure, माने धारा 320 के अंतर्गत सीआरपीसी के कौन से अपराध कवर नहीं होते? नॉन कंपाउंडेबल, जो समनीय नहीं है, जो समनीय हैं कोर्ट के परमिशन से, कोर्ट ऑफ सेशन की परमिशन से, हाई कोर्ट की परमिशन से। ठीक, तो इसका आप लोगों के अकॉर्डिंग ये सही आंसर है, नॉन कंपाउंडेबल, है ना। सेक्शन 320 के अंतर्गत सीआरपीसी के सिर्फ कंपाउंडेबल ऑफेंस की बात की गई है, नॉन कंपाउंडेबल की तो बात की नहीं गई।
नॉन कंपाउंडेबल की बात तो की नहीं गई है ना। बाकी ये सारी चीजें आती हैं भाई, जो कोर्ट के पास रहेगा उसके कोर्ट की परमिशन से उसको किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, ये है आपका अगला क्वेश्चन, ये वही सेम क्वेश्चन हो गया। ये है आपका अगला क्वेश्चन, ज्वाइंट ट्रायल ऑफ सेवरल पर्सन इज परमिसिबल अंडर, कौन सी धारा के अंतर्गत संयुक्त विचारण होता है कई व्यक्तियों का? बताइए इसमें सही से ऑप्शन कौन सा होगा? कई व्यक्तियों का संयुक्त विचारण होता है एक साथ, कौन से सेक्शन के अंतर्गत? तो आप लोगों की ओपिनियन ये है कि ये जो सेक्शन है, गुड आफ्टरनून विकास, गुड आफ्टरनून, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हाँ, 223 में भाई आप देखेंगे 219 ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस यहीं से शुरुआत होती है ना, 2018 के बाद से शुरू होती है। तो 219, 220, 220 में 1, 2, 3 क्लास, 221 और 223 की हम लोग बात करते हैं ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस में। तो यहां तो ऑफेंसेस का ज्वाइंटर होता है और यहां पर्सन का होता है, और यही क्वेश्चन था जो आप लोग बता रहे हैं आंसर। आगे क्वेश्चन कर लीजिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन, ये इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय, धारा 482 के अंतर्गत जो अंतर्निहित न्यायालय की शक्ति है वो किस न्यायालय के द्वारा प्रयोग की जाती है, किस न्यायालय के द्वारा की जाती है? ऑप्शन है आपके सामने, आप आंसर बताइए। ऋतु, विकास और लोग? अच्छा, और लोग? अच्छा, हाँ, विकास, अनामिका, रंजना, ऋतु, हाँ बिल्कुल, ये हाई कोर्ट का ही होता है। हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर 482 में सीआरपीसी के दी गई है ना। अब एविडेंस की अगर हम लोग बात करें, एविडेंस के 165 में भी तो कोर्ट की इनहेरेंट पावर है, कोर्ट की भी इनहेरेंट पावर 165 में एविडेंस की है। तो यहां पे जो इनहेरेंट पावर है वो किसी भी कोर्ट के पास है, ठीक है। उसके अलावा आप सीपीसी में भी सेक्शन 151 में इनहेरेंट पावर बताया गया। तो यहां जो इनहेरेंट पावर है वो एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट की है, लेकिन सीआरपीसी के अंतर्गत जो इनहेरेंट पावर है वो केवल हाई कोर्ट की है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द केसेस ए प्ली बार्गेन कैन नॉट बी इफेक्टेड, प्ली बार्गेनिंग जो है ना, सौदा अभिवाक्य किन मामलों में नहीं किया जा सकता, सौदा अभिवाक्य किन मामलों में नहीं किया जा सकता? ठीक, बताते जाइए, मैं देख लूंगा। बिल्कुल, इसका सही आंसर है विकास। हाँ, अब सही बह रहा है विकास, ये ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। मतलब ऐसे ऑफेंस जो 7 साल से ऊपर के इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल हैं,
या जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे के विरुद्ध किया गया है, या किसी वुमेन के अगेंस्ट किया गया है, तो ऐसे ऑफेंसेस में ये नहीं होता। और एक और है कंडीशन कि जो कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इफेक्ट करता है, ऐसे मामलों में प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती। तो ये सभी मामले उसमें आते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन कि इन द ट्रायल ऑफ समन केस बाय ए मजिस्ट्रेट, चार्जेज मस्ट बी फ्रेम्ड, चार्जेज नीड नॉट बी फ्रेम्ड, charges can be framed provided accused does not object, only substance of execution is to be stated। अब इसमें मोस्ट प्रोबेबल आंसर आपके हिसाब से क्या है? मोस्ट प्रोबेबल आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? बताइए। अब देखिए, बसंत अभी को आ रहे हैं। देखिए, अच्छा हाँ ठीक है। देखिए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों इसमें सही चीज है। दोनों इसमें सही चीज है कि इन ट्रायल ऑफ समन केस बाय ए मजिस्ट्रेट चार्ज नीड नॉट बी फ्रेम्ड, मतलब उसको चार्ज को फ्रेम किया जाना जरूरी नहीं होता। और उससे पहले क्या लिखा हुआ है कि ओनली सब्सटेंस ऑफ एक्सिक्यूशन इज टू बी स्टेटेड, है ना। तो ये दोनों बातें सही है। ये दोनों बातें इसमें नहीं आनी चाहिए थी, और अगर आनी चाहिए थी तो ऑप्शन में बी और प्लस डी दोनों एक ऑप्शन में होना चाहिए था। ठीक है, हाँ बिल्कुल आप सही हैं, आप गलत नहीं। तो आयोग भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना देता है, ऐसी ऐसी गलतियां कर देता है कि जिस गलती को आप बड़े इजीली पकड़ लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इन ए समरी ट्रायल ऑफ ए केस ऑन कन्विक्शन द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट बी फॉर ए टर्म एक्सीडिंग। समरी ट्रायल में मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल, अब क्या बताएं, आयोग जो मान ले बेटा, आयोग के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड है। वो दोनों ऑप्शन जहां मोस्ट प्रोबेबल आंसर होता है तो हम बता देते हैं आप लोगों को कि ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन में दोनों 50-50 है ना, तो आयोग जिसको सही मान लेगा। और एक बात और मैं बता दूं कि कोई भी एग्जाम आप देंगे, चाहे वो एपीओ से लेके एचजीएस तक, 100% में से 3-4% ऐसे जरूर क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आयोग सही नहीं लगाता, यानी आपके आंसर और आयोग के आंसर में डिफरेंस होगा सही होने के बावजूद भी। तो इसलिए आप लोग उससे निराश मत होइए, अपनी परफॉर्मेंस करिए। जो गलती आयोग की है वो आयोग करेगा ही, उसको आप नहीं रोक सकते। अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल, ये 3 मंथ का ही होता है। समरी ट्रायल में मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 3 महीने का हो सकता है। माने ऑप्शन नंबर ए आपका सही। चलिए, अब तो लगभग लास्ट ही पोजीशन पे हैं हम लोग। और ये है आपका अगला क्वेश्चन कि फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड बाय ए पब्लिक सर्वेंट व्हाइल एक्टिंग इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी द एसेंशियल रिक्विसाइट इज। पढ़िए। सुलेखा अभी को आ रही ना, लेट, यानी कि जहां की कोर्ट किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा किए गए ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेती है, और जिसने उसको ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में किया था, उसके संबंध में क्या सही ऑप्शन लग रहा है आपको? कॉग्निजेंस कब लेगा? प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, यानी जो सरकार है, और वो भी कौन सी गवर्नमेंट? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है ना, उससे प्रीवियस सैंक्शन यानी पूर्व अनुमति से ही ऐसा किया जा सकता है।
अगला ले लीजिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन। ये आपका अगला क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ समन केस एंड वारंट केस क्या करता है? हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ट्रायल प्रोसीजर टू बी adopted, helps to decide the question of issuance of process to be to the accused, helps the determining the investigation procedure to be adopted, और ऑप्शन डी ए और बी आर करेक्ट। जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ सुलेखा, जल्दी से आंसर दीजिए भाई। हाँ विकास, सुलेखा, रीत, निशी, ऋतु, बिल्कुल ठीक। नहीं नहीं नहीं, सीध वसंत गलत है। एकता, एकता भी आ गई हैं, तो खत्म होने को आया है तो सब लोग आ रहे हैं। तो ये जो है ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर है तो ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ए कंप्लेंट कैन बी मेड ओनली इन राइटिंग, कैन बी मेड टू ए पुलिस ऑफिसर आल्सो, कैन बी मेड ओनली अगेंस्ट ए नोन पर्सन, कैन बी मेड ओनली टू ए मजिस्ट्रेट। इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है? इसमें सबसे से सही स्टेटमेंट कौन सा है? हाँ बिल्कुल, ये जो कंप्लेंट होती है ना मजिस्ट्रेट के पास होती है। प्रोसीजर आपने कहाँ देखा है कंप्लेंट के लिए? 200 से लेके 203 तक आपने पढ़ा है। कंप्लेंट की डिफिनीशन आप कहाँ पढ़ते हैं? 2D में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और उसी में कहा गया है कि ये यहाँ जो ओनली इन राइटिंग है, नहीं, राइटिंग भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो जाता है। कैन बी मेड टू ए पुलिस ऑफिसर, नहीं, पुलिस ऑफिसर को नहीं होता, ये मजिस्ट्रेट को होता है। कैन बी मेड ओनली अगेंस्ट ए नोन पर्सन, नहीं, नोन पर्सन और अननोन पर्सन दोनों के अगेंस्ट होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो नोन या अननोन पर्सन किसी के लिए हो जाता है, कार्यवाही करने के उद्देश्य से किया जाता है। उसके अलावा प्रोसीजर जो है और पुलिस से नहीं किया जाता, सिर्फ मजिस्ट्रेट से किया जाता है। कॉग्निजेंस के संबंध में, कंप्लेंट के संबंध में 200 से लेकर 203 तक प्रोविजन है और 2D में इसको डिफाइन किया गया। ठीक है, चलिए अगला ये है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि कैन एंटिसिपेटरी बेल बी ग्रांटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ बेलेबल ऑफेंस, एंड इफ सो इन व्हाट सर्कमस्टांसेस। इसका आंसर दीजिए भाई। विकास, रीत, ऋतु, रीत मुझे लगता है कि ये तो पहली क्लास होगी आपकी, और ऋतु को मुझे लगता है मैंने देखा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही लोग हैं आप लोग, सही। ऑप्शन नंबर ए है ये कि एंटिसिपेटरी बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड इन बेलेबल ऑफेंस, क्योंकि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में ही होता है। इसमें कोई डाउट नहीं रखना है, सीधे सीधे बेयर में ये लिखा ही है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में ही हो, वो कॉग्निजेबल है नहीं है क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। एंटिसिपेटरी बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस में ही हो।
अगला क्वेश्चन ये है आपका अगला क्वेश्चन। मुझे लग रहा था कि आपका नाम जो है, एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय अ ब्रिटिश सिटीजन on an aircraft registered in India, the offender may be dealt with under which provision of the CRPC? कोई भी व्यक्ति जो ब्रिटिश सरकार का विदेश का नागरिक है, वो भारत में रजिस्टर्ड किसी जहाज पर कोई अपराध करता है, तो भारत के सीआरपीसी के अंतर्गत किस धारा के अंतर्गत उसका ट्रायल भारत में हो सकता है? बिल्कुल। तो ये है यहाँ पर जो सेक्शन है वो है सीआरपीसी का 188, और साथ में इसमें जो आईपीसी का सेक्शन है जो ये बात कहता है वो आईपीसी का सेक्शन 4 ये बात कहता है। ठीक, तो आज के सेशन को हम लोग यही समाप्त करेंगे। आज के इतने ही क्वेश्चन थे, कल मिलते हैं तो कल आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब आप लोग पता नहीं क्यों नहीं आए, शुरू में लेट करके आए हैं, तो 2 बजे से ही रहता है सेशन। मान लीजिए उतनी देर जितनी देर मैं 2-3 मिनट शुरू के बताता हूं कि अनअकैडमी के बारे में और आप परिचित हैं पूर्व अनअकैडमी के, तो हो सकता है कि 2-3 मिनट आप लेट आए, लेकिन 15-20 मिनट लेट आने का कोई मतलब नहीं। तो आप लोग को उम्मीद करूंगा मैं कि कल आप टाइम से आएंगे। एकता जी, रितु जी, सुलेखा जी, आप लोग जो है लेट थे, विकास जी भी थोड़े लेट थे। चलिए ठीक है, फिर हाँ कल मिलते हैं तो फिर अगले क्वेश्चन के साथ। नहीं निशी, आप तो आ गई थी, हम तो आपका कहाँ नाम लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। कल आप लोग टाइम से आइए, हमें भी अच्छा लगता है ना, आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं तो हमें भी तो इंटरेस्ट लगता है उसमें। तो और भी चीजें, जैसे अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो जैसे इसमें जो है ना, तो आपने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी डिटेल में उसको हम डिस्कस किया करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, फिर बाय बाय, थैंक यू।